वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम उदारवादी चरण मॉडरेट फेज की चर्चा करेंगे और उदारवादी चरण से 67th बीपीएससी और 69th बीपीएससी मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं और इस बार इसके पूछे जाने की संभावना बनती है। तो उदारवादी चरण की हम चर्चा करेंगे। 69th में उदारवादी चरण पर जो प्रश्न पूछा गया है 69th बीपीएससी मेंस में, 69th बीपीएससी मेंस जो 2024 में हुआ था, उसमें उदारवादी चरण से जो प्रश्न पूछा गया है उसको देखते हैं। वो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन के उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। उदारवादी चरण के योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन द कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट फेज ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट। ये 69th में पूछा गया है और ये 67th का क्वेश्चन है। 67th का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पूछा गया है प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। तो यहाँ जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी हैं उससे तात्पर्य मॉडरेट फेज से ही है, जो वो 1885 से लेकर के 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो फेज है उसी को मॉडरेट फेज कहा जाता है और इन्हीं को आरंभिक राष्ट्रवादी भी कहा जाता है, जो मॉडरेट फेज के नेता है और वो जो लोग हैं। तो ये मॉडरेट फेज से यहाँ देखिए आधा क्वेश्चन है और यहाँ पूरा क्वेश्चन है। ये 67th में है और ये 69th में पूछा गया है। और ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो जो कारक हमने भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के लिए बताया था उसमें कुछ और नई चीजें, दो तीन नई पॉइंटें जुड़ जाएंगी तो इसका आंसर पूरा हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें दो तीन नए पॉइंट जोड़ने हैं जो भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण है, उसी में दो तीन नए पॉइंट जोड़ देंगे तो इसका आंसर भी आ जाएगा। तो इसको हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम उदारवादी चरण यानी आरंभिक राष्ट्रवादियों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। हम उदारवादी चरण को अब यह समझते हैं। हम उदारवादी चरण को समझने के लिए हमने कुछ पॉइंट बना लिए हैं। पहला हम कारण को देखेंगे। कारण मतलब ये जो 1885 से 1905 तक का जो चरण है जिसको उदारवादी चरण कहा जाता है, मॉडरेट फेज के नाम से जाना जाता है। इस चरण को उदारवादी चरण क्यों कहा जाता है, उसका कारण हम देखेंगे कि किस कारण से इस चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। दूसरा हम देखेंगे कि इस चरण के प्रमुख नेता कौन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण के प्रमुख नेता कौन है, उनके भी कुछ नाम देखेंगे। आगे हम देखेंगे रणनीति एवं कार्यक्रम। रणनीति एवं कार्यक्रम यानी 1885 से 1905 के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की रणनीति क्या थी और उनके कार्यक्रम क्या थे। उसके बाद हम देखेंगे इनकी प्रमुख मांगे। ये इस दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके नेताओं ने सरकार से क्या मांग, सरकार के समक्ष किस तरह की मांगे रखी थी, उसको भी देखेंगे। और आगे हम देखेंगे योगदान या उपलब्धियां, कंट्रीब्यूशन और अचीवमेंट। हाँ, कि इस 1885 से 1905 तक लगभग 20 साल का जो समय है, इस समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या हासिल हुई। ये जो रणनीति और कार्यक्रम थे, इनके जो प्रमुख मांगे थे, इसको लेकर के इनको क्या मिला, इनका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, और आप ये भी कहिए कि भारत के आज़ादी की लड़ाई में और भारत की आज़ादी की प्राप्ति में इनकी क्या योगदान रहा, इनकी क्या उपलब्धियां रही, हम इसको भी देखेंगे। और फिर हम अंत में आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे। अंत में हम इसकी आलोचनात्मक समीक्षा करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कारण कि 1885 से 1905 तक के जो चरण है, इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इस चरण को हम उदारवादी चरण क्यों कहते हैं। तो उदारवादी चरण कहे जाने का कारण है कुछ। पहला हम देखते हैं कि ये कि 1885 से 1905 तक का जो फेज है उसको 1905 से 1919 तक, 1905 से 1919 तक का जो फेज है, इन दोनों को अलग करने के लिए इस तरह का नामकरण किया गया। और अलग इसलिए भी किया गया कि दोनों चरण के नेताओं के कार्य करने के तरीकों में अंतर था।
सरकार के से अपनी बात कैसे मनवाई जाए उसमें अंतर था, उनके सोच में अंतर था, उनकी नीति और कार्यक्रमों में भी अंतर था। तो इसीलिए इस दोनों को अलग किया गया। 1885 से 1905 तक के चरण को उदारवादी चरण कहते हैं, जबकि 1905 से 1919 तक के चरण को हम उग्रवादी चरण कहते हैं। तो उदारवादी चरण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लोग संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ना चाहते थे। ये जन आंदोलन में विश्वास नहीं करते थे। जन आंदोलन में ये विश्वास नहीं करते थे। ये लोग क्या था, जो भारत उस समय ब्रिटिश शासन के जो नियम कायदे कानून थे उसके दायरे में रह करके ही अपनी मांग सरकार के समक्ष रखने की रणनीति में विश्वास करते थे। जन आंदोलन में इनका विश्वास नहीं था। इनको लगता था कि भारत की जनता अभी शिक्षित नहीं है, उनमें स्वतंत्रता, समानता, राष्ट्रवाद की भावना अभी आई नहीं है, इसीलिए हम उनके साथ मिलकर आंदोलन नहीं चला सकते, और अगर हम आंदोलन करेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। तो इन्हें जन आंदोलन यानी जनता के आंदोलनकारी क्षमता में इनको यकीन नहीं था। तीसरा, ये ब्रिटिश शासन को अभिशाप नहीं मानते थे। ये ब्रिटिश शासन को अभिशाप नहीं मानते थे, बल्कि अभिशाप की जगह ये ब्रिटिश शासन को वरदान मानते थे। अभिशाप की जगह ये ब्रिटिश शासन को वरदान मांगते थे। इनकी सोच ये थी कि ब्रिटिश शासन जो भारत में स्थापित है, ये भी ब्रिटेन का जैसे आधुनिकीकरण हुआ है वैसे यह शासन भारत का भी आधुनिकीकरण करेगी। ये सोचते थे कि जो भारत में समस्या है ब्रिटिश शासन की वजह से, दरअसल वो ब्रिटिश सरकार की वजह से नहीं है, बल्कि उनके अधिकारियों की वजह से है। भारत में उनके जो अधिकारी कार्य कर रहे हैं उनकी कमी, उनकी वजह से भारत के सामने समस्या है। इसीलिए ये चाहते थे कि अधिकारियों के भीतर सुधार किया जाए, और ये ब्रिटिश शासन को अभिशाप नहीं वरदान मांगते थे। तो हमने देखा कि इनका संवैधानिक रास्ता था। ये जन आंदोलन में विश्वास नहीं करते थे, जैसा कि आगे 1905 से 1919 तक के लोग या उसके बाद महात्मा गांधी जन आंदोलनों में विश्वास करते थे, कानून के उल्लंघन में विश्वास करते थे। उस तरह की चीजों में ये विश्वास नहीं करते थे और शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी मांगों को मनवाना चाहते थे। दूसरा, ये ब्रिटिश शासन को अभिशाप नहीं मानते थे, वरदान मानते थे। इनका कहना था कि ब्रिटिश शासन भारत में रहना जरूरी है, क्योंकि इससे भारत का आधुनिकीकरण होगा और भारत में औद्योगिक विकास होगा। तो ये हमने देखा कारण। अब हम देखते हैं इसके प्रमुख नेता। जब आप इस चरण की चर्चा करेंगे तो इनके कुछ प्रमुख नेताओं के नाम जरूर अपने आंसर में लिखेंगे। इनके इस चरण के कुछ प्रमुख नेताओं के नाम। तो कुछ प्रमुख नेता आइए हम देखते हैं। सबसे पहला नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी। इसके अलावा आप फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, आनंद चार्लू, इस तरह के जो इस चरण के कुछ प्रमुख नेता हैं उनका नाम आप जरूर लिखेंगे। तो उदारवादी चरण के प्रमुख नेता ये थे। हमने इसको देख लिया। आइए अब हम आगे देखते हैं। प्रमुख नेता हमने देख लिया, कारण हमने देख लिया। अब इनकी रणनीति एवं कार्यक्रम। तो इनकी रणनीति क्या थी, आखिर ये अपने आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना चाहते थे, जो भी इनके कार्यक्रम थे उसको देखते हैं। एक तो संवैधानिक, जो हमने आपको पहले बताया कि ये संविधान के दायरे में रह करके इन्होंने अपना रणनीति कार्यक्रम, इनका क्या था कि संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात रखनी है। दूसरा इनका था कि सभा सम्मेलनों का आयोजन किया जाए। जैसे प्रतिवर्ष ये कांग्रेस के एक अधिवेशन का आयोजन करते थे, वो अधिवेशन भारत के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ करता था। ये इनका रणनीति था। तीसरा, प्रार्थना पत्र एवं प्रतिवेदन। ये क्या करते थे कि अपने अधिवेशन में, जो इनके वार्षिक अधिवेशन होते थे उसमें चर्चा होता था, और चर्चा के बाद ये एक मांगों की सूची तैयार करते थे कि जनता की क्या डिमांड है, उसकी एक सूची तैयार करते थे और उस सूची को ही ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखते थे। समय समय पर अलग से प्रतिवेदन भी देते थे। तो प्रार्थना पत्र और प्रतिवेदन। उसके अलावा था जन जागरूकता।
ये जनता को जागरूक बनाने का भी काम कर रहे थे, जैसे जनता को समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद जैसे चीजों से अवगत करा रहे थे कि कैसे भारत एक राष्ट्र बने। तो इन जन जागरूकता था, और एक था ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना, और एक इनकी रणनीति थी ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना। हालांकि आप जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना से बहुत पहले ही 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। उसका भी उद्देश्य यही था कि ब्रिटिश जनमत को प्रभावित किया जाए। तो इनका उद्देश्य था ब्रिटिश जनमत को प्रभावित किया जाए। ऐसा क्यों? इनको लगता था कि ब्रिटेन की जो जनता है वो भारत के प्रति अच्छा चाहती है, वो चाहती है कि भारत का भी भलाई हो। लेकिन ये वही जो हमने पहले बताया कि इनकी सोच ये थी कि जो भारत में ब्रिटिश अधिकारी है वो अच्छा नहीं होने दे रहे हैं। तो ये चाहते थे कि ब्रिटेन की जनता को बताया जाए कि भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी है वो कैसे भारत के लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे हैं। तो ये थे इनके रणनीति और कार्यक्रम। अब हम देखते हैं इनकी प्रमुख मांगे क्या थी। अब हम इनकी प्रमुख मांगों को देखते हैं, इनकी प्रमुख मांगे क्या थी। तो पहली मांग थी इनकी संवैधानिक सुधार। संवैधानिक सुधार संवैधानिक सुधार की मांग थी। संवैधानिक सुधार में क्या चाहते थे? पहला ये चाहते थे कि भारत सचिव के परिषद को समाप्त किया जाए। भारत सचिव का जो परिषद है उसको समाप्त किया जाए। आप जानते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद 1858 का अधिनियम आया था, और उस अधिनियम के तहत एक भारत सचिव के पद का व्यवस्था किया गया था, और उसके लिए 15 सदस्यीय एक परिषद का गठन किया गया था। 15 सदस्यीय एक परिषद का भी गठन किया गया था उनकी सलाह के लिए। तो ये जो भारत सचिव का पद था, ये भारत सचिव और इसके परिषद के लोग जो है वो लंदन में रहते थे, और उनको भारत में जो ब्रिटिश वायसराय हुआ करता था वो उनको रिपोर्ट करते थे समय समय पर कि भारत में क्या हो रहा है। तो ये जो प्रारंभिक राष्ट्रवादी या मॉडरेट फेज के जो नेता थे वो इसको भारत सचिव और भारत 15 सदस्यीय परिषद इसको खत्म करना की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि इन लोग जो लंदन में बैठे हुए हैं इनके ऊपर भारत का पैसा खर्च किया जाता है, ये व्यर्थ है, और इसीलिए वो इसको समाप्त करने की मांग कर रहे थे। उनकी जो दूसरी संवैधानिक मांगे थी वो ये थी कि वो जो केंद्रीय विधान परिषद उस वक्त हुआ करता था, केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद। तो ये मांग कर रहे थे कि केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए और गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। यानी गैर सरकारी सदस्य ऐसे सदस्य जिनको वायसराय के द्वारा नियुक्त नहीं किया गया हो। तो ये केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाना चाहते थे, भारतीय सदस्यों की संख्या भी बढ़ाना चाहते थे, और उसके अलावा ये भी चाहते थे कि केंद्रीय विधान परिषद को और अधिक अधिकार और शक्ति प्रदान किया जाए। इसके अलावा इनका यह भी मांग था कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब, वहां भी विधान परिषद का गठन किया जाए। ये इनकी संवैधानिक सुधार की मांगे थी। अगला इनकी मांग थी प्रशासनिक सुधार। ये प्रशासनिक सुधार की मांग कर रहे थे। प्रशासन में क्या सुधार चाहते थे? प्रशासन में चाहते थे कि ये सिविल सेवा का भारतीयकरण करना चाहते थे। सिविल सेवा का भारतीयकरण करना चाहते थे। सिविल सेवा में आप जानते हैं कि इस वक्त तक ऑलमोस्ट सारे अधिकारी जो है वो ब्रिटिश ही हुआ करते थे। तो इनकी मांग थी कि इसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल किया जाए। इसका कारण क्या था? इसका तो एक बड़ा कारण आर्थिक था। उनका कहना था कि अगर भारतीयों को शामिल किया जाएगा तो इससे भारत की आर्थिक प्रगति होगी और भारत का पैसा भी बचेगा, क्योंकि ब्रिटेन से जो अधिकारी यहाँ आते थे उनके ऊपर बहुत अधिक पैसा खर्च होता था, और इनका मानना था कि अगर भारत के लोगों को नियुक्त किया जाएगा तो वो कम पैसा में भी काम चल जाएगा, क्योंकि जाहिर है वहाँ जो ब्रिटेन से आते थे उनको ज्यादा पैसा मिलता था। तो एक तो इस कारण से, दूसरा कारण ये था
कि अगर ये भारतीय अधिकारी रहेंगे तो भारत के भीतर जो नस्लवादी भेदभाव है वो भी नहीं होगा और ये लोग जनता के प्रति ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो ये सिविल सेवा का भारतीयकरण करना चाहते थे और इसके लिए सिविल सेवा के न्यूनतम आयु सीमा में वृद्धि चाहते थे। सिविल सेवा में जो न्यूनतम आयु सीमा थी उसमें वृद्धि चाहते थे ताकि भारतीयों को अधिक से अधिक मौका मिल सके। इसके अलावा इनका एक मांग ये भी था कि सिविल सेवा परीक्षा जो है वो उस वक्त सिर्फ लंदन में आयोजित होता था। तो इनका मांग था कि वहां ब्रिटेन के साथ ही सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में भी किया जाए। तो ये इनकी कुछ प्रशासनिक मांगे थी। आर्थिक मांग देखते हैं। इनकी प्रमुख आर्थिक मांग ये थी कि जो भारतीय किसान है उनसे जो मालगुजारी वसूला जा रहा है उनकी दर को कम किया जाए। भारतीय किसानों से जो मालगुजारी ली जा रही है उसकी दर को कम किया जाए, क्योंकि ये इनका मानना था कि जो अत्यधिक मालगुजारी वसूली जा रही किसानों से वो किसानों की गरीबी और दरिद्रता का कारण बन रहा है, तो उसको कम किया जाए। दूसरी इनकी मांग थी कि किसानों के लिए जो बार बार अकाल पड़ रहे हैं, उन्होंने कहा था कि सिंचाई की व्यवस्था किया जाए, किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था किया जाए। इसके अलावा इन्होंने आर्थिक मांगों में ये कहा था कि जो भारतीय उद्योग है, भारत के लोगों के द्वारा जो उद्योग लगाए जा रहे हैं उनको प्रोटेक्शन, संरक्षण दिया जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। इनका मानना था कि भारत का औद्योगिकरण होगा तो भारत में गरीबी, दरिद्रता जैसी समस्याओं का समाधान होगा। और ये इनकी आर्थिक मांगे थी। इनकी नागरिक स्वतंत्रता, इसके अलावा इन्होंने नागरिक प्रेस की स्वतंत्रता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, इसकी भी मांग इसके लिए भी मांग इन्होंने किया था। तो ये हमने देखा इनके कुछ प्रमुख मांगे थी: संवैधानिक, प्रशासनिक, आर्थिक, नागरिक स्वतंत्रता। अब हम देखते हैं इनका योगदान और उपलब्धि क्या है। अब हम देखते हैं इनका योगदान और उपलब्धि क्या है। तो 1885 से 1905 तक के नेताओं ने जो कार्य किए, उनके जो राजनीति थे, कार्यक्रम थे, उन्होंने जो किया उससे भारत को क्या मिला, आज़ादी आंदोलन में उसका कितना योगदान रहा। तो पहला है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। आप जानते हैं 1892 में कौंसिल एक्ट पारित किया गया था, परिषद अधिनियम पारित किया गया था। और इस परिषद अधिनियम के द्वारा क्या किया गया, भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ की गई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली प्रारंभ की गई। उसके बाद इस अधिनियम के द्वारा जो विधान परिषद थे, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद, उसके अधिकारों में वृद्धि की गई। उसके अधिकारों में वृद्धि की गई जिसका कि वो मांग कर रहे थे। ठीक है। और ये क्या अधिकारों में वृद्धि की गई? इसमें अधिकारों में ये वृद्धि की गई कि जब बजट पर चर्चा और अपनी बात रखने का अधिकार सभी सदस्यों को मिलेगा। जब बजट रखा जाएगा तो उस पर चर्चा होगी, सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अधिकार मिलेगा। हालांकि मतदान का अधिकार इनको नहीं मिला, बजट पे मतदान का अधिकार नहीं मिला। इनको प्रश्न पूछने का अधिकार भी दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा सदन में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। कहा गया कि सार्वजनिक हित से जुड़े मामलों पर ये प्रश्न पूछ सकते हैं। हालांकि पूरक प्रश्न पूछने का जवाब नहीं दिया, यानी प्रश्न पूछा गया, जवाब मिला और फिर से प्रश्न पूछा जाए, ये अधिकार तो नहीं मिला, लेकिन प्रश्न पूछने का अधिकार जरूर मिला था। तो ये 1892 के जो इनकी मांग थी उसमें एक उसके परिणाम से 1892 का परिषद अधिनियम आया जिसमें इस तरह की व्यवस्था की गई। इसके अलावा यहाँ गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में भी वृद्धि की गई, जैसा कि उनके पहले से उनकी मांग थी। उसके अलावा 1893 ईस्वी में ब्रिटिश संसद से एक बिल पारित किया गया। ब्रिटिश संसद से 1893 में ब्रिटिश संसद से एक बिल पारित किया गया और इसके माध्यम से ये कहा गया कि सिविल सेवा परीक्षा लंदन के साथ साथ अब भारत के भी किसी शहर में की जाएगी। सिविल सेवा परीक्षा जो कि प्रारंभिक राष्ट्रवादी यानी उदारवादियों की मांग थी कि भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया जाए, तो ये 1893 में ब्रिटिश संसद से कानून पारित किया गया और कहा गया कि भारत में भी सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन लंदन के साथ भारत में भी किया जाएगा। ये 1893 में ये पारित किया गया। उसके अलावा ये लोग जो हमारे उदारवादी लोग थे उनका ये कहना था कि भारत में
ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा बहुत भ्रष्टाचार किया जा रहा है और इसमें बहुत भारतीय धन की बर्बादी हो रही है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो इसकी जांच के लिए भी एक कमीशन बैठाया गया था, उसका नाम था बेल्वी कमीशन। इसकी जांच के लिए भी एक कमीशन बैठाया गया था, उसका नाम था बेल्वी आयोग या बेल्वी कमीशन, उसकी जांच के लिए बैठाया गया था। इसके अलावा क्या इनकी उपलब्धियां था, जो भारत सचिव का परिषद था उसको तो उन्होंने खत्म नहीं किया, लेकिन भारत सचिव के परिषद में 2 भारतीयों को उन्होंने जरूर नियुक्त कर दिया। 2 भारतीयों को भारत सचिव के परिषद में उन्होंने जगह दिया। वो 2 भारतीय कौन थे? वो थे केजी गुप्ता, केजी गुप्ता, केजी गुप्ता और हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, सैयद हुसैन बिलग्रामी, बिलग्रामी। ये इन दोनों को, जो भारत सचिव था जो लंदन में रहता था, उसके जो 15 सदस्य परिषद हुआ करते थे, उसमें इन 2 भारतीयों को जगह दिया गया। ये हुआ। अगला क्या था? भारत जो वायसराय का परिषद होता था भारत में, वायसराय का परिषद, वायसराय का परिषद जो होता था भारत में, उसमें भी एक भारतीय को जगह दी गई, एक भारतीय को जगह दी गई। उनका नाम था श्री सत्येंद्र सिंह। उनका नाम क्या था? श्री सत्येंद्र सिंह। इसके अलावा इनके और योगदान क्या था? इनका योगदान था अर्थशास्त्रीय आलोचना, अर्थशास्त्रीय आलोचना, अर्थशास्त्रीय आलोचना, अर्थशास्त्रीय आलोचना। इसका क्या मतलब है अर्थशास्त्रीय आलोचना का? इन्होंने, इन लोगों ने, जैसे दादा भाई नौरोजी हुए, रमेश चंद्र दत्त की एक बहुत मशहूर पुस्तक है भारत का आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी ने अ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। इसके अलावा ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया था। तो इन प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी थे, उनमें 3 बड़े अर्थशास्त्री के रूप में माने गए हैं, जिन्होंने अर्थशास्त्रीय आलोचना की ब्रिटिश सरकार की कि जो आर्थिक नीति है उससे कैसे नुकसान हो रहा है। उसमें 3 का नाम प्रमुख है। एक है दादा भाई नौरोजी, दूसरा है जस्टिस रानाडे और तीसरा है रमेश चंद्र दत्त। तो इन्होंने बताया, आलोचना करते हुए बताया कि भारत में जो गरीबी है उसका कारण ये है कि भारत का औद्योगिकरण नहीं हो पा रहा है। और उन्होंने ये कहा कि भारत का औद्योगिकरण क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि भारत का औद्योगिकरण इसीलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि भारत को जानबूझकर एक कच्चे माल के उत्पादक, भारत को कच्चे माल के उत्पादक, कच्चे माल के उत्पादक और तैयार माल के बाजार, कच्चे माल के उत्पादक और तैयार माल के बाजार के रूप में डेवलप किया जा रहा है। उनका कहना था कि भारत से केवल कच्चा माल ब्रिटेन भेजा जा रहा है और वहां के उद्योग में उस कच्चे माल का इस्तेमाल करके वस्तु तैयार की जा रही है और फिर उसको भारत के बाजार में बेचा जा रहा है। इनका कहना था कि इसकी जगह भारत में ही औद्योगिकरण किया जाए, भारत कच्चा माल भारत के उद्योगों में ही लगाया जाए, तो इससे भारत का ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा आर्थिक प्रगति होगी, गरीबी दूर होगी। इसके अलावा इन्होंने एक आलोचना ये किया कि जैसे ब्रिटेन के जो उद्योगपति थे, उन्होंने जो पैसा कमाया था उसके निवेश के, वो भारत में आकर के उसका निवेश कर रहे थे, बागान में, रेल में, रेलवे के विकास में, रेल में वो उसको निवेश करते थे और उससे वो मुनाफा कमा रहे थे। तो इस तरह मुनाफा के रूप में भी, ब्रिटिश उद्योगपतियों के मुनाफा के रूप में भी पैसा भारत से ब्रिटेन को जा रहा था। तो इसकी इन्होंने आलोचना किया था। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया था कि मालगुजारी कम न होने की वजह से ही किसानों की दरिद्रता, भूखमरी की स्थिति है। तो इनकी प्रमुख अर्थशास्त्रीय आलोचना थी। इसमें आप रमेश चंद्र दत्त की पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का आर्थिक इतिहास का जिक्र कर सकते हैं। भारत का आर्थिक इतिहास, भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक का जिक्र कर सकते हैं, जो रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है। दादा भाई नौरोजी के लिखे हुए पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन पुस्तकों का जिक्र कीजिए। इनके माध्यम से और इसके अलावा अलग अलग अपने पत्र लेख के माध्यम से वो इसकी अर्थशास्त्र की, जो ब्रिटिश भारत में जो इकोनॉमिक स्थिति थी उसकी भी वो आलोचना कर रहे थे कि कैसे उससे भारत में गरीबी, दरिद्रता, अकाल बढ़ रही है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, वो है जन जागरूकता।
जन जागरूकता और राष्ट्रवाद का विकास। राष्ट्रवाद के विकास, राष्ट्रवाद का विकास। अब देखिए, राष्ट्रवाद में हमने आपको पहले बताया था कि कांग्रेस राष्ट्रवाद के विकास का परिणाम था कांग्रेस, और भारत में राष्ट्रवाद को फैलाने का माध्यम भी बना कांग्रेस। तो ये जो प्रारंभिक चरण के नेता थे, इन्होंने भारत के लोगों में समानता, स्वतंत्रता, राष्ट्र प्रेम, इस तरह की भावना का विकास किया, जिससे भारत में राष्ट्रवाद का जो है, या राष्ट्रवादी भावना जो है, उसके आधार को और विस्तार मिला। तो ये हमने देखा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण के योगदान और उपलब्धियों को। अब एक जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये है कि एक है जो पूछा गया 67 में कि प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति सरकारी नीति क्या थी। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति सरकारी नीति क्या थी? तो आप देखेंगे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। आरंभ में ब्रिटिश सरकार का रुख इस कांग्रेस के प्रति बहुत ही सकारात्मक था। 1886 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, 1887 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ मद्रास में, इन अधिवेशन के समाप्ति पे इनके प्रतिनिधि, जो ये कांग्रेस के प्रतिनिधि होते थे, उनके लिए एक भोज का आयोजन किया जाता था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इन दोनों ही अवसर पे किया गया भोज का आयोजन ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो प्रारंभ में ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया कांग्रेस के प्रति सकारात्मक थी। ब्रिटिश सरकार ये सोच रही थी कि उनके दिमाग में ये था कि कांग्रेस के माध्यम से ही भारत की जनता के भीतर जो गुस्सा होगा वो बाहर निकल आएगा, और जैसा 1857 में विद्रोह हुआ था वैसा कभी नहीं होगा। और इनका यह भी मानना था कि ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं करेंगे, ये जनता के लिए कुछ सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े हुए मामलों की मांग करेंगे, ऐसी इनकी अपेक्षा थी। तो इसलिए प्रारंभ में इनकी प्रतिक्रिया अच्छी थी, लेकिन समय के साथ ये बदल गया। आरंभ में शुरू में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन होते थे उसमें ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल होते थे, और ब्रिटिश अधिकारी उनके लिए फंड भी जुटाया करते थे। तो आरंभ में तो उनका नजरिया कांग्रेस के प्रति अच्छा था, लेकिन वक्त के साथ बस 3 से 4 साल के भीतर ही ये जो सकारात्मक रवैया था ब्रिटिश सरकार का वो बदल के नकारात्मक हो गया। और नकारात्मक क्यों हो गया उसके कुछ कारण है। एक, कांग्रेस का सांगठनिक आधार बढ़ने लगा। कांग्रेस का सांगठनिक आधार बढ़ने लगा था। सांगठनिक आधार बढ़ने लगा था। अब देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में मात्र 72 प्रतिनिधि शामिल थे, लेकिन जब 1886 में दूसरा अधिवेशन होता है तो 434 के आसपास प्रतिनिधि शामिल हुए। 1887 में जाएंगे तो 600 से अधिक 600 से अधिक प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं। तो इससे क्या हो रहा था, कांग्रेस का सांगठनिक विस्तार होता जा रहा था, जबकि ब्रिटिश सरकार ऐसा नहीं चाहती थी कि कांग्रेस का आधार बढ़ता जाए। तो एक तो ये कारण था। दूसरा कारण था ब्रिटिश सरकार का नकारात्मक रवैया का कि आलोचना। कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहे थे वहां से अब ब्रिटिश सरकार और उसकी नीतियों की आलोचना भी होने लगी थी। सरकार और अधिकारियों की जो गलत नीतियां थी उनकी आलोचना हो रही थी। 1888 का जो अधिवेशन था, 1888 का अधिवेशन, उस अधिवेशन में कुछ ऐसी पुस्तिकाएं प्रकाशित की गई थी कांग्रेस के द्वारा और वितरित की गई थी जिसमें सरकार की काफी तीखी आलोचना थी। तो इस वजह से भी ब्रिटिश सरकार का रवैया इसके प्रति बदलने लगा था। और तीसरा, आप जान ही रहे हैं कि सरकार ये बिल्कुल नहीं अपेक्षा की थी कि कांग्रेस जो है वो एक आंदोलन के मूड में आ जाए या अपने संगठन का विस्तार करने लगे। वो तो इतना ही अपेक्षा की थी, वो छोटी मोटी मांग अपने पास रखेंगे, हमारे सामने रखेंगे। तो ये था इनका मतलब आलोचना के कारण। और ये आलोचना जब आप लिखेंगे तो उसमें कुछ स्टेटमेंट को जरूर लिखेंगे। एक स्टेटमेंट दिया है लॉर्ड डफरिन के द्वारा। लॉर्ड डफरिन जो कि उस वक्त वायसराय थे भारत के,
उन्होंने ये कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत ही सूक्ष्म नगण्य है। यानी इन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई भारत का या भारत के जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत के सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। दूसरा, आप कर्जन का एक स्टेटमेंट है जो वो 1900 ईस्वी में देता है, 1900 में, उसको भी आप कोट करेंगे। जब कर्जन कहता है, कर्जन भारत सचिव को एक पत्र लिखता है जिसमें वो कहता है कि कांग्रेस का महल भरभरा रहा है और मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरे आंखों के सामने ही उसकी मौत हो जाए। तो ये आप कर्जन के स्टेटमेंट लिखेंगे। और इस तरह उसके अलावा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के अधिवेशन में जो सरकारी अधिकारी भाग लेते थे उनके भाग लगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सरकार से जुड़े हुए अगर कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल होता था तो उसको दंडित किया जाता था। तो इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति जो शुरू में सकारात्मक रुख था ब्रिटिश सरकार का वो बदल के नकारात्मक हो गया। और नकारात्मक क्यों हुआ इसका कारण भी हमने आपको बता दिया। इस कारण को आप जरूर मेंशन करेंगे। हालांकि प्रश्न में जो पूछा गया था वो था कि आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। तो आलोचना तो हमने किया ही, लेकिन इसके बावजूद कुछ कुछ चीजें और हम देख रहे हैं कि आप लिखेंगे कि इन तमाम आलोचनाओं के बावजूद उन्होंने, ऐसा नहीं था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं को खुश करने और उनको अपने पक्ष में करने की कोशिश भी की। और उसी कोशिश में 1892 का परिषद अधिनियम आया था। उसी कोशिश में 1892 का परिषद अधिनियम आया था। उनका उद्देश्य ही था कि भारत के लोगों को, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की के नेतृत्व उनको अपनी ओर मिलाना। यानी वो दोनों तरह की रणनीति अपना रहे थे। एक तरफ तो उनकी आलोचना भी कर रहे थे और उनके ऊपर दबाव भी बना रहे थे, उनके आधार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा उन्होंने एक और महत्वपूर्ण काम किया। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुत आगे बढ़ गई तो उन्होंने क्या किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कमजोर करने के लिए सांप्रदायिक कार्ड भी खेलना शुरू किया। सांप्रदायिक कार्ड खेलना शुरू किया। और उसने क्या किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदूवादी संगठन बताने के लिए कुछ लोगों को, मुस्लिम जमींदारों को आगे कर दिया। इसके अलावा उन्होंने दो लोगों को और आगे किया। एक सैयद अहमद खान उनमें से एक थे। इन्होंने एक यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की। सैयद अहमद खान ने एक संगठन की स्थापना की थी, यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। और इन्होंने देशभक्त मुसलमानों की या राजभक्त मुसलमानों की अवधारणा भी सैयद अहमद खान ने दिया था। और सैयद अहमद खान मुसलमानों को ये बता रहे थे कि आपको ब्रिटिश सरकार का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश सरकार आपके लिए अच्छा काम करेगी। ब्रिटिश सरकार का समर्थन करके ही आपकी भलाई होगी। और ये कांग्रेस को एक हिंदुओं का संगठन बताने लगे थे। सैयद अहमद खान का समर्थन करने वाले एक हिंदू जमींदार भी थे जो ब्रिटिश सरकार के काफी करीब थे। वो थे बनारस के राजा शिव प्रसाद गुप्त। बनारस के राजा जमींदार थे शिव प्रसाद गुप्त। ये भी इनका साथ दिए थे। तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए हिंदू मुस्लिम कार्ड खेला, कुछ जमींदारों को आगे करना शुरू किया जो कांग्रेस के खिलाफ थे। तो ये काम भी इन्होंने किया। ये सारा सरकार का जो प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति जो प्रतिक्रिया थी उसमें आप इन सबको जरूर लिखेंगे। और आलोचना तो हमने कर दिया था, आलोचनात्मक समीक्षा हो गया। और अंत में एक प्रश्न और है, एक प्रश्न क्या नहीं, अब तो सब हमने कर दिया। प्रारंभिक उनके जो योगदान है, उनका जो उपलब्धि है, आलोचनात्मक समीक्षा है, तो ये हमने लगभग आपका पूरा कर दिया। तो अभी आप देखेंगे कि ये जो टॉपिक है हमने जो बताया, उदारवादी चरण
इसके आगे है उग्रवादी चरण, जिसकी चर्चा मैं आगे करूंगा। उग्रवादी चरण जो कि 1905 से 1919 तक है, और ये है आपका उदारवादी चरण 1885 से 1905 तक है। ये दो हो गया। एक प्रश्न उदारवादी चरण से, एक उग्रवादी चरण से, एक प्रश्न आपका राष्ट्रवाद का उदय, राष्ट्रवाद का उदय, या इसी में राष्ट्रीय आंदोलन का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन का उदय। तो और एक क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। यानी ये 4 क्वेश्चन आप अगर कर लेते हैं, एक उदारवादी चरण से कर लेंगे कि उदारवादी चरण जो 69 में पूछा गया है कि उनका योगदान की आलोचनात्मक समीक्षा, तो एक आप उस पर कर लेंगे। दूसरा उग्रवादी चरण अभी तक पूछा नहीं गया, लेकिन संभावना है कि वो पूछा जाए, तो एक आप 1905 से 1919 तक का कर लेंगे। इसकी हम आगे इसको एनालाइज करेंगे। एक है राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के कारण, ये तो 2 बार पूछा जा चुका है, पिछले 10 सालों में ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। और एक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में हमने आपको बताया था कि एक राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण है वो, और 2-3 पॉइंट और है, उसकी भी आप व्याख्या करेंगे। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए, तो अगले चरण में हम आएंगे तो उग्रवादी चरण की और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के जो कारण है उस दोनों को अच्छे से देखेंगे। इसके लिए इतना ही। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।